हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चलन एम ऑफ लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोग ले लाया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट। हाँ, आपने सही सुना, केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट। ध्यान से पूरी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अब बोर्ड कितना दिन बचाई है, यू हैव ओनली 25 डेज, राइट। तो ध्यान से देखिए, चलिए मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। पूरा ये वन शॉट कंप्लीट करूंगा, ठीक, पूरे चैप्टर का, ठीक। तो देखिए इस पूरे चैप्टर का वन शॉट कैसे कंप्लीट करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। यही से चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे मेन टॉपिक। अब ये कई बार बोर्ड में आ चुका है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो आपको बताना होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हूँ, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। कितना आसान डेफिनेशन है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है इस दुनिया का, उसमें जो रिएक्टेंट होगा उससे प्रोडक्ट बनता है। आप सबको पता है रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कम होने लगता है और प्रोडक्ट बनने लगता है, ठीक। तो एक कम होगा, एक बन ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे चेंज आ रहा है, किसका, तो कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा है, ठीक। कंसंट्रेशन जो अपने सब्सटेंस ले उसमें कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा है और समय के साथ चेंज आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो ए से बन रहा है प्रोडक्ट बी, आप सोचिए ये कम होगा और ये क्या होगा, ज्यादा। भाई इधर कम होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये कम होगा ये ज्यादा होगा। इसका मतलब इसमें चेंजेस आ रही है कंसंट्रेशन में और समय के साथ आ रही है, इसीलिए लिखा हूं इन एनी रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर इक्वल होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी को बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, राइट, कंसंट्रेशन में चेंज। और डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोलते हैं चेंज इन टाइम। ये आपका चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम, राइट। अब देखिए इसकी यूनिट पूछा है बोर्ड में, कई बार पूछ लेता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट क्या होगी, तो कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर और टाइम का होता है सेकंड, यानी मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ये इसका यूनिट है, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। फार्मूले से आप यूनिट बना सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर और टाइम सेकेंड। अब देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन आपके इसमें इस चैप्टर में तीन है। पहला है फास्ट रिएक्शन, सेकंड है स्लो रिएक्शन, थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अब बात आती है फास्ट रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, ये तीनों टाइप किसके बेसिस पे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे तीन टाइप के रिएक्शंस हैं। पहला फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या आप किसे कहेंगे, तो देखिए आप सोचिए डेल्टा टी अगर बहुत स्मॉल है, अगर मैं टाइम को बहुत कम, मतलब कोई भी रिएक्शन बहुत कम समय में हो जा रहा है, कोई भी रिएक्शन बहुत कम समय में हो जा रहा है, इसका मतलब क्या समझे, वो रिएक्शन बहुत फास्ट हुआ है। सिंपल फंडा, सिंपल है ये। कोई भी रिएक्शन हो रहा है बहुत कम समय में हो गया। भाई कोई रिएक्शन मैं कराना चाह रहा हूं और बहुत कम समय में ही हो गया, इसका मतलब बहुत फास्ट हुआ था तभी तो कम समय में हुआ, इसीलिए ये आपका आता है फास्ट रिएक्शन में। यानी अगर डेल्टा टी का मान बहुत कम हो जाए, यानी टाइम बहुत कम लगे, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, बहुत फास्ट रिएक्शन हुआ है। तो देखिए आर वेरी हाई। इसका एग्जांपल क्या होगा, आयनिक रिएक्शन। जितने भी आयनिक रिएक्शन है वो सब के सब बहुत फास्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत कम समय में ही परफॉर्म कर लेते हैं, अपने आप को प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक। तो जितने भी आयनिक रिएक्शन है वो सब क्या है आपके फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें कोई भी जो फास्ट रिएक्शन हो रहा हो इस दुनिया में, कोई भी रिएक्शन जो फास्ट हो रहा हो, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लिखा हूं यहाँ पे कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, मतलब एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक। एक्यूरेटली मैं चाहूं कि कितना होगा रेट ऑफ रिएक्शन, एक्यूरेट बताओ, ये नहीं बता सकते। अब स्लो रिएक्शन की बात करता हूं। स्लो में क्या होगा, तो डेल्टा टी बहुत, आप सोचो समय बहुत ज्यादा लग रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है इसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब बहुत स्लो रिएक्शन हो रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है, तो इसीलिए इसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वेरी स्मॉल। एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई लोहे का लाओ, मिट्टी में उसको, लोहे को क्या कर दो, गाड़ दो, दफना दो, जो भी कर दो, ठीक, मिट्टी में उसको रख दो। अब देखो बहुत दिनों के बाद उसमें जंग लग जाता है, जंग, जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। लोहे में जंग का लगना ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत समय में होता है रिएक्शन ये, इसलिए इसे बोलते हैं स्लो रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, कब तक रुकोगे मेजर करने के लिए, कब तक हो रहा है रिएक्शन, है ना, निकालते रहोगे फिर जिंदगी में नहीं निकलेगा। फिर मॉडरेट रिएक्शन की बात करता हूँ। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन ना जिसमें समय ज्यादा हो, ना जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, मतलब सब मीडियम में हो,
टाइम पीरियड इज नॉट टू स्मॉल और नॉट टू लार्ज। जो टाइम पीरियड है वो ना ही बहुत कम जल्दी हो या ना ही बहुत समय में हो, एकदम मॉडरेट बीच में आराम से हो जाए, ठीक है। तो वो आपके किस में आता है, आपका मॉडरेट में आता है, ठीक है। यानी जिसमें बहुत समय भी ना लगे रिएक्शन होने में और जिसमें तुरंत भी ना हो जाए, जो आराम से हो, ठीक ना, वो आपका आता है मॉडरेट में। एग्जांपल H2O2 H2O प्लस O2, इसका एग्जांपल है। तो ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक। आप सेकंड टॉपिक पे इसको लिख लीजिए, फिर सेकंड टॉपिक। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी टाइप ऑफ रिएक्शन था, अब है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन में पहले लेक्चर में पढ़ा, पहले वाला टॉपिक पढ़ा दिया। सेकंड टॉपिक में है आपका टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप होते हैं, तो इसके 3 टाइप होते हैं। और एक बात सुन लीजिए, इसके जो तीनों टाइप पढ़ाऊंगा, ये तीनों टाइप आपको पढ़ना क्यों है, क्योंकि इसके ग्राफ बोर्ड में आ जाता है, ग्राफ पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राफ पूछ लेगा। आप पढ़े नहीं रहेंगे, बहुत बुक पढ़ लिए, मान लीजिए कहीं पढ़े नहीं है, मिस कर गया और बोर्ड में आ गया, क्या कर लेंगे, फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो ग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये होता क्या पढ़ना पड़ेगा, 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप जो गेम में यहाँ बता रहा हूँ, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसको कर रहा हूँ, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। चलिए, इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बोर्ड में आ जाता है। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, शो द ग्राफ फॉर दिस, इसके लिए ग्राफ को शो करो, दिखाओ, जो भी। सेकंड है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और थर्ड है आपका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। यानी 3 टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन है। पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले बताऊंगा आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हेन टाइम पीरियड इज लार्ज, यानी एक ऐसा रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें टाइम पीरियड क्या हो, ज्यादा हो। तो सिंपल फंडा है, टाइम पीरियड अगर ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम। भाई बहुत समय अगर लगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम। अब इसके लिए क्या होगा, तो सुनिए, व्हेन टाइम पीरियड इज लार्ज, तो इसमें 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट बनेगा रिएक्टेंट के केस के लिए और उसके लिए ग्राफ बनेगा। केस सेकेंड होगा प्रोडक्ट के लिए और उसके लिए ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले रिएक्टेंट का केस ले रहा हूं मैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा किसी भी रिएक्शन का, वो डेल्टा सी अपन डेल्टा टी होगा। उसके आगे माइनस भी लगेगा और यहाँ देखिए उसके आगे प्लस भी लगेगा। माइनस कब लगेगा, माइनस तब लगेगा जब कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी रिएक्टेंट के लिए लगेगा। यानी अगर मान लो ए से बन रहा है बी, तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो ये कम हो रहा होगा इसलिए इसमें माइनस लगाते हैं, और ये बढ़ रहा होगा इसलिए इसमें हम क्या लगाते हैं, प्लस। तो ये कम हो रहा है ना, इसलिए इसके आगे माइनस, यानी R इक्वल टू माइनस डेल्टा सी अपन डेल्टा टी। ये आपका माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये घट रहा है और इधर बढ़ रहा है, तो इसीलिए माइनस डेल्टा सी अपन डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ लिखा हूं निगेटिव साइन सो दैट द कंसंट्रेशन इज डिक्रीज, राइट। अब देखिए R इक्वल टू माइनस डेल्टा सी को लिखते हैं सी एफ माइनस सी आई, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और डेल्टा टी। अब सी एफ माइनस सी आई कैसा होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन घट रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा, तो ये घट रहा होगा इसलिए किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ठीक। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव। चाहे मैं रिएक्टेंट की बात करूं, चाहे मैं प्रोडक्ट की बात करूं, दोनों केस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ग्राफ देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन का ये ग्राफ देखिए, ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ बनेगा आपका किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि देखिए घट रहा है, ठीक, इसीलिए कंसंट्रेशन घट रहा है, देखिए इसलिए ऐसा बनेगा। अब C1 C2 यहाँ पे आपका T1 T2 ये पूरा बना दीजिए, ठीक है। आपसे नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रोडक्ट के लिए R इक्वल टू प्लस डेल्टा सी अपन डेल्टा टी, CF ज्यादा होगा CI कम होगा, CF माइनस CI ज्यादा ये कम होगा, तो सिंपल फंडा ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव आ गया, अब ये भी पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ भी और यहाँ भी, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी केस के लिए पॉजिटिव होता है हमेशा। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव लिखेंगे। ग्राफ देख लीजिए, ऐसा देखिए बढ़ रहा है, देख रहे हैं, तो एक में तो घट रहा है और एक में बढ़ रहा है, ऐसे ग्राफ याद कर लीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये टाइम वर्सेस ग्राफ, इसको लिखिए फिर बताते हैं इंस्टेंटेनियस। चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो हो गया, अब इंस्टेंटेनियस, और इसका भी ग्राफ देखते हैं। इसके पहले वाला ग्राफ तो देख चुके हैं, इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ थोड़ा डिफर है उसके रेस्पेक्ट में। अच्छा, इसका ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा, स्लोप पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा बता दूं, देखिए इसमें क्या है, टाइम पीरियड इज स्मॉल, यानी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, यानी ये बहुत फास्ट होगा, यानी इंस्टेंटेनियस, यानी तुरंत होने वाला रिएक्शन है। अब तुरंत होने वाला रिएक्शन है इसलिए इंस्टेंटेनियस, बहुत कम समय में हो रहा है,
तो इसलिए यहाँ लिखा हूँ आर इंस्टेंटेनियस, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस डीसी अपन dt। देखिए माइनस डीसी अपन dt। अब इसमें भी दो ग्राफ बनेंगे, एक रिएक्टेंट के केस में, एक प्रोडक्ट के केस में। अच्छा आप अगर नहीं आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जहां कहीं भी डी अपन dt लगता है समझिए इंस्टेंटेनियस केस है, और सेकंड नंबर जहां डी अपन dt लगता है समझिए स्लोप की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ स्लोप की बात की जाएगी, याद रखिएगा ये बात। अब देखिए ग्राफ की बात करूँ रिएक्टेंट के केस में, तो ये टाइम, ये रेट ऑफ रिएक्शन, और ये देखिए डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट घटेगा ना, प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए डिक्रीज होगा। और यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देख रहे हैं, और यही आपका स्लोप है, और इसी को हम देखेंगे डीसी अपन dt, और ये कैसा होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव स्लोप है ये। क्यों? क्योंकि निगेटिव स्लोप क्यों है? पूछ दे क्यों है तो बताओ। यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री ज्यादा एंगल है। देखिए जब 90 डिग्री ज्यादा एंगल होता है तो उसको निगेटिव एंगल बोलते हैं, ये रूल है फिजिक्स में। अब देखिए यहाँ मैं बात करता हूँ ग्राफ और प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या होता है? देखिए इंक्रीज करने लगता है, अब इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या इंक्रीज करने लगा, अब यहाँ पे हम स्लोप बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्लोप। अब यहाँ पे स्लोप बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए 90 डिग्री से कम डिग्री बना रहे हैं, थीटा एंगल 90 से कम बना रहा है भाई, देख रहे हैं ना, तो इसीलिए ये कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। इसीलिए प्रोडक्ट के केस में ये बनाएंगे, रिएक्टेंट केस में ये बनाएंगे। तो रिएक्टेंट में जब भी ग्राफ आपको समझ देना है तो याद रखिएगा कि रिएक्टेंट में निगेटिव स्लोप होता है, निगेटिव के लिए कैसा बनता है? ऐसे, और पॉजिटिव के लिए ऐसे। तो ये आपका ग्राफ, ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें लार्ज समय स्मॉल टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी, इसको लिख लो पहले। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं मैं, तो इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डीसी अपन dt होगा, t इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल मैं कहूं a से बन रहा है प्रोडक्ट b, तो एट इनिशियल हम लिखते हैं ना, एट इनिशियल। इनिशियल में क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है ये मान लीजिए ए है, लेकिन प्रोडक्ट तो 0 है ना, बना तो है नहीं, क्योंकि इनिशियली अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बना कहाँ है? नहीं बना है। लेकिन जैसे मैं स्टार्ट कर दिया रिएक्शन तो एक तरह से इंस्टेंटेनियस माना जाएगा, इसलिए आर इक्वल टू डीसी अपन dt, यानी टाइम 0 पर जो रिएक्शन हो उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। यानी 0 से जो रिएक्शन स्टार्ट हो, 0 से जो रिएक्शन स्टार्ट हो उसे बोलते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें कोई खास कुछ नहीं था, ग्राफ नहीं है, लेकिन इन दोनों में था। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 पे। चलिए 3 पे चलेंगे आप। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं टॉपिक नंबर 3। अब 3 टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस रिएजेंट। मतलब बहुत सारे रिएजेंट में रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन कैसे बनाएंगे हम, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन रिलेशन बनाएंगे, ये हम बताने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एग्जांपल से बनाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। इधर देखिए N2 + 3H2, देखिए NH3 अमोनिया। ठीक है, यहाँ देखिए मैं रिएक्शन लिखा हूँ N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यह आपका अमोनिया है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। इसके आगे जो कुछ भी होता है ना वो होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके आगे जो कुछ भी है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके आगे जो कुछ भी है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इतना समझ गया ना। अब ये जो है ना 1 मोल है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक 1 तो 1 मोल, यहाँ पे 3 तो 3 मोल, यहाँ 2 तो यहाँ 2 मोल। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आप सोचिए ये पूरा का पूरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी मतलब ये पूरा क्या है? रिएक्टेंट, और ये पूरा का पूरा क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो ये कम हो रहा होगा, यही सिखा रहा था, और ये ज्यादा हो रहा होगा। तो जो कम हो रहा होगा उसमें हम लगाएंगे कंजम्पशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस मतलब कम हो रहा है, मतलब अपीयर होना अब डिसअपियर में कन्वर्ट हो रहा है। अपीयर होना चाहिए ना, डिसअपियर में जा रहा है। तो डिसअपियर ऑफ N2 मतलब ये कम हो रहा है, इसलिए लिखा हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो इसमें लगाएंगे -d कंसंट्रेशन N2/dt, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। भाई कंसंट्रेशन अपन टाइम, तो d लगा देंगे, इंस्टेंटेनियस हो रहा है तो -d N2/dt। अब इसको हम मान लेंगे x मोल पर लीटर इनटू सेकंड, यही x आपका r है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, भाई H2 भी तो कम हो रहा होगा, तो इसका डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्योंकि ये भी रिएक्टेंट साइड है, तो -d H2/dt इक्वल टू भाई कितना मोल है ये? 3, तो यहाँ 3x। भाई यहाँ 1 मोल था तो 1x, यहाँ 3 मोल है तो 3x। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, फॉर्मेशन क्यों लगा दिया यहाँ पे? क्योंकि ये फॉर्म हो रहा होगा, बन रहा होगा, तो जो बन रहा होगा उसको फॉर्मेशन लगाएंगे। यहाँ एक और होता तो उसको भी फॉर्मेशन लगाते हैं, एक और होता उसको भी फॉर्मेशन लगाते हैं, एक ही है तो भाई एक ही लिखूंगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। अब फॉर्मेशन के आगे क्या लगाएंगे? प्लस, यानी जो
आपका डिसअपियरेंस हो रहा था उसके आगे तो निगेटिव लगाएंगे, लेकिन जो फॉर्मेशन हो रहा था उसके आगे लगाएंगे पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव। अब ये कितना मोल है, 2 मोल, तो 2x। अब देखिए इस पूरे का मान x, इस पूरे का मान 3x, इस पूरे का मान 2x। अब इसको मिलाया इधर, तो ये x था तो छोड़ दिया, यहाँ पे 3 को नीचे ला दिया, तो x के फॉर्म में कितना आ गया, माइनस dH2/3 dt हो गया। इस तरह इसको नीचे ला दिया तो मैं x के फॉर्म में dNH3/2 dt हो गया x, यानी सब x हो गया, यानी सब इक्वल हो गया, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखिए मैं सबको इक्वल कर दिया भाई, राइट अगर इक्वल है तो लेफ्ट भी तो इक्वल हो जाएंगे, तो सब इक्वल हो गए। और ये किसके बराबर हो गया, x, और यही x क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस dN2/dt, इसका N2/dt कोफिशिएंट, और यहाँ पे माइनस dH2/dt, तो यहाँ पे S2 है ना, तो 3dt होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया, 3dt, और यहाँ पे आपका NH3 के लिए 2dt। देखिए यहाँ NH3 के लिए 2dt और NS2 के लिए 3dt, तो यहाँ पे 3dt, तो यहाँ देखिए माइनस dN2/dt, भाई dt 1 मोल है, यहाँ माइनस dH2/3dt क्योंकि 3 मोल था, यहाँ dNH3/2dt क्योंकि 2 था। अब ये रिलेशन हो गया, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, तो इतना लिखिए फिर न्यूमेरिकल बताते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आपका न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स है। अब देखिए अभी मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया, और रिलेशन में रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ मैंने बता दिया। अब इतना बताने के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। अब सुनिए, कोई गारंटी नहीं कि जो मैं ये न्यूमेरिकल लिखा हूँ यही न्यूमेरिकल हो, और ये हो भी सकता है कि यही हो, ठीक, और कोई गारंटी नहीं कि यही हो। और इससे अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे बस रिएक्शन की, ये जो आप देख रहे हैं रिएक्शन चेंज होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा, रिएक्शन, और ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये वैल्यू चेंज होगी, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब प्रोसेस यही फॉलो करना है आपको, ठीक। तो प्रोसेस मुझसे सीख लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑन द स्पॉट से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज 12 मोल पर लीटर इनटू सेकंड, मतलब H2 जो ये दिख रहा है रिएक्शन, इस रिएक्शन में H2 डिसअपियर हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका आपका डिसअपियरेंस रेट दिया है 12 मोल पर लीटर इनटू सेकंड, यानी इतना मोल पर लीटर सेकंड, एक सेकंड में आपका क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, किसका, H2 का। तो कह रहा है, तो गिवन रिएक्शन ये दिया है, और तो कह रहा है कैलकुलेट करो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, यानी H2 का डिसअपियरेंस हमको पता है, N2 का पूछ रहा है, और फॉर्मेशन NH3 भी पूछ रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछ रहा है। अब ये तीनों क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले गिवन लिखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले गिवन लिखते हैं, तो गिवन आपने रिएक्शन लिख दिया, और गिवन में आपने जो ये रेट दिया था वो लिख दिया, माइनस इसलिए क्योंकि डिसअपियरेंस है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 फाइंड करना है मेरे को, तो सबसे पहले आप लिखिए वी नो डेट, हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसका, अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 का डिसअपियरेंस देख रहे हैं 1 मोल है, तो इसलिए 1, फिर इसका 3 मोल है तो 3 अभी लिखना सिखाया था मैंने, फिर यहाँ पे देखिए 2 मोल है तो यहाँ पे 2। अब मान लीजिए हमको निकालना है क्या, N2 का निकालना है, तो N2 का ले लिया। अच्छा H2 हमको गिवन है, dH2/dt गिवन है, तो इसको लिख दिया। अब हमको ये dH2/dt का मान गिवन है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसका मान क्या गिवन है आपका 12, देखिए दिया है 12, क्वेश्चन में दिया है 12, तो यहाँ 12 अब बाई 3 4 जा 12, यानी dN2/dt का मान आ गया 4 मोल पर लीटर इनटू सेकंड। हमको dN2/dt आ गया, देखिए N2 का निकल गया डिसअपियरेंस। अब मुझे चाहिए फॉर्मेशन ऑफ NH3, कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं, अब ले लीजिए इसको और इसको, या N2 और इसको ले लीजिए, किसी को ले लेगा भाई, इसको ले लो। अब ले लिया N2 अपन इतना, भाई इसका हमको मान मिल चुका है, देखिए इसका मिल चुका है 4, तो देखिए इसका 4 मिल चुका है, और dNH3/2dt 2 इधर ला दीजिए, 2 4 जा 8 मोल पर लीटर, dNH3 फॉर्मेशन मिल गया मुझे। अब फॉर्मेशन मुझे मिल गया, मुझे डिसअपियरेंस मिल गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डी भाई रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल ये ले लीजिए, तो या ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आएगा वही, तो ये ले रहे हैं हम, ठीक, तो माइनस dH2/3dt, तो ये भाई dH2/dt कितना दिया है 12/3, 3 4 जा 12, 4 मोल पर लीटर इनटू सेकंड, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 4 मोल लीटर पर इनटू सेकंड, 4 मोल पर लीटर इनटू सेकंड।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन है, ये रहा आपका आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और लड़के इसको समझ नहीं पाते, इसके पीछे रीजन बता रहा हूँ अभी। और अभी मैं इसको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि अच्छा ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जानते हैं क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि यह एक तरह का एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होता है। यानी जो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद बता सकते हैं कि हाँ इसका रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ऐसा ऑर्डर है रिएक्शन का जिसको हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट किए बता नहीं सकते। ठीक, अब समझिए यहाँ पे क्या है, इट इज डिफाइंड एज। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में लिखना है तो डिफाइन होना चाहिए ना। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन द रेट लॉ फॉर अ गिवन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए रेट लॉ आ गया, अभी इसके जस्ट बाद रेट लॉ पढ़ाऊंगा मैं। तो पहले इसको पूरा मतलब पूरा इसका कॉन्सेप्ट में आपके सामने क्लियर कर दूं कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए, उसके बाद आसान हो जाएगा रेट लॉ पढ़ना, ठीक है। तो चलिए देखिए मैंने क्या बोला इसमें कि यहाँ देखिए इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू एंड इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व्ड रेट लॉ फॉर अ गिवन रिएक्शन। ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोला समझिए। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन ए से बी बन रहा है, ये जो रिएक्ट देख रहे हैं ए, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ वो क्या बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन। ये देख रहे हैं ना कंसंट्रेशन, कौन सा कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और इसके ऊपर होता है पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर है तो आपका वो ऑर्डर नहीं है, वो आपका ऑर्डर नहीं है भाई। यहाँ पे x मान लेंगे उसको, क्योंकि हमको तो पता नहीं ना इसका कितना ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर हमें पता नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। आप सोच रहे होंगे कैसे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। अभी मैं क्वेश्चन दे के उसमें एक्सपेरिमेंट करके और भी पूरा करके दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ठीक। तो इसके ऊपर लग जाएगा x, मान x होता है n लिख देते हैं बहुत लोग, n m लिख देते हैं, बहुत बुक में लिखा होता है। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर x, x क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और x मुझे पता नहीं, x मुझे डिटरमाइन करना होगा एक्सपेरिमेंट वैल्यू से, तो जो मैं अभी करूंगा, ठीक। और यही होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देख रहे हैं कंसंट्रेशन की जो पावर है। आप सुनिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन a प्लस बी और बन रहा है c प्लस डी, और मैं कहूँ इसका जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के पावर n और b के पावर m। मैं कहूँ कि बताइए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम सम कर देंगे। देखिए लिखा है इसमें सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, यानी दोनों कंसंट्रेशन के जो पावर है इसको हम सम कर देंगे, यानी लिख देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू n प्लस m। और ये टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन जो m और n की वैल्यू है ये कहां से मालूम चलेगा, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। और इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट करके कंसंट्रेशन दिए गए होंगे और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये वैल्यू पता करेंगे। इस वैल्यू को पता करने के बाद उसको जोड़ेंगे, तब आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल। समझे, यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये आपका डेफिनेशन लिखना होगा और ये एग्जांपल में आपको लिख देना होगा। और ये टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझ में आए ऐसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं विद क्वेश्चन, ठीक, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू के साथ, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब इतना लिख लीजिए, फिर बता रहा है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया और मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, और आप इसको जब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक ये पूरा आपको एक्सप्लेन करके ना दिखाऊं कि एक्सटर्नल मतलब एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब तक कि मैं आपको नहीं बताऊंगा ना तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू, आप ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता दूंगा कि ऑर्डर कैसे पता करते हैं हम, ठीक। डायरेक्ट हम किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा जब तक उसको एक्सपेरिमेंटली हम सॉल्व नहीं कर लेते हैं, ठीक। चलिए करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 4 एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है, 4 एक्सपेरिमेंट किया गया, कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी, देख रहे हैं इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन ए बी। अब ए का मान देखिए 0.1 0.3 0.1 0.2, बी 0.1 0.3 0.3 0.4, और ये रेट ऑफ रिएक्शन, इसको R1 कर दीजिए, इसको R2, इसको R3, ये आपका R4। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
के, कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी, और इसके पावर एक्स, इसके पावर वाई। क्यों ए बी लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ ए भी था और बी भी था, इसलिए ए के पावर एक्स वाई। एक्स वाई क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता ही कहाँ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मुझे निकालना है ना, नहीं पता है, इसलिए यहाँ एक्स वाई लिखा। ठीक, अब इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। सबसे पहले R1, क्यों R1 लिया? देखिए यहाँ पे 0.1, यहाँ भी 0.1, तो मैं इक्वेशन मतलब पहला एक्सपेरिमेंट लूंगा और फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट लूंगा। तो मैं पहले एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें R1 इक्वल टू क्या होगा? के। ए का मान कितना है? 0.1, सिंपल, और इसके पावर एक्स। बी का मान कितना है? 0.1, सिंपल, इसके पावर वाई। और R1 का मान कितना दिया है? 4 10 के पावर -4, ध्यान रख दीजिए, 4 इंटू 10 के पावर -4 इक्वल टू के, 0.1 के पावर एक्स, फिर यहाँ 0.1 के पावर वाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलर आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंट कौन सा ले रहा हूँ मैं? थर्ड ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो कंसंट्रेशन सेम था, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट थर्ड ले रहा हूँ मैं। थर्ड में क्या होगा? R3 इक्वल टू के, ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। आप सोचिए कि R3 का मान कितना दिया है? तो R3 4 10 के पावर -4, तो 4 10 के पावर -4 इक्वल टू के। R3 में देखिए ए का मान कितना है? 0.1, तो 0.1 के पावर एक्स, और बी देखिए कितना है? 0.3, देख रहे हैं ना, तो 0.3 के पावर वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करिए? सेकेंड और थर्ड दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड। सेकेंड कितना है? 4 10 के पावर -4 बाय ये कितना है? 4 10 के पावर -4, वेरी गुड, इक्वल टू ये पूरा के, और यहाँ पे 0.1 के पावर एक्स, और यहाँ पे 0.1 के पावर वाई बाय, देखिए पूरा लिख दिया मैंने। फिर यहाँ का के 0.1 के पावर एक्स और 0.3 के पावर वाई। आप देखिए पूरा कैंसिल, के कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, इधर बचा 1 इक्वल टू यहाँ बचा 0.1 के पावर वाई, नीचे 0.3 के पावर वाई। अब पॉइंट से पॉइंट मर गया, यानी 1 के पावर वाई, 3 के पावर वाई, इधर ला दो इसको, तो 3 के पावर वाई इक्वल टू 1 के पावर वाई। अब 1 के पावर कुछ भी 1 के पावर कुछ भी 1, और यहाँ 3 के पावर वाई। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 के पावर 0, भाई इसी के पावर 0 क्या होता है? 1, तो यहाँ से 3 क्या होगा? कैंसिल, तो वाई का मान कितना आ गया? 0। यानी हमें वाई का मान मिल गया। यानी जब तक मेरे को एक्सपेरिमेंटली वैल्यू, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता होता, तब तक मैं वाई का मान नहीं निकाल सकता था। और यही जो वाई का मान आया है, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बी का कितना है? 0। अब हम निकाल देते हैं ए का, फिर टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ठीक, तो इसको लिखिए, जल्दी लिखिए। अब निकालेंगे यहाँ पर किसका? एक्स का। तो भाई पहले मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट लिया फर्स्ट, और ये दोनों सेम था, इसलिए मैंने पहले इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया। अब इसमें देखेंगे सेम कौन है, ये और ये दोनों सेम है, तो सेकेंड और थर्ड लेंगे। ठीक, चलिए, तो आई होप ये लिख चुके होंगे। अब इसे मैं रख कर रहा हूँ। ठीक, आ गया। अब ये भी आ जाएगा, तो हमें मालूम चल गया कि वाई का मान कितना आ गया था? 0। चलिए अब एक्स निकालना है। अब फिर एक्सपेरिमेंट नंबर क्या ले लेंगे? फर्स्ट था ना, अब सेकंड ले लेंगे। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम है, यहाँ और यहाँ, सेकंड और थर्ड में। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं R2 इक्वल टू के, ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। बताइए R2 का मान कितना है? 1.2 10 के पावर -3 इक्वल टू के, और x का मान कितना है? इस पे देखिए 0.3, देखिए x का मान 2 में, सॉरी मतलब x नहीं, a का मान कितना है? 0.3, देखिए 0.3 है a का मान, तो कंसंट्रेशन है 0.3, x पता नहीं मेरे को। b कितना है? 0.3, तो 0.3 y। इक्वेशन नंबर इसको कर दीजिए, 1 हो गया, तो 2 सेकंड थर्ड फोर्थ कर दीजिए इसको। ठीक है, इसी तरह आप एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। थर्ड एक्सपेरिमेंट देखिए, यहाँ सेम था, इसलिए थर्ड ले रहा हूँ मैं। अब थर्ड में आप लिखेंगे R3 इक्वल टू के, ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। अब बताइए R3 का मान कितना है? 4 10 के पावर -4 इक्वल टू के ब्रैकेट, ए का मान कितना है? 0.1, तो 0.1 एक्स, ये 0.3 वाई। क्यों? देखिए 0.3 है। अब क्या करेंगे? इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब 4/5 कर देंगे, 4 में 5 से डिवाइड करो तो 4 कितना है? तो ये आपका 1.2 10 के पावर -3 इक्वल टू के 0.3x 0.3y, और बाय यहाँ भी बाय, यहाँ कितना आपका 4 10 के पावर -4, और ये आपका k
0.1 x और 0.3 y। अब क्या होगा आप सोचिए 2 मिनट के लिए, ये k से k कैंसल आउट और ये y से y कैंसल आउट। अब बचा कितना ये पॉइंट, तो सुनिए इस पॉइंट को इधर लाएंगे ना तो 12 10⁻⁻⁴, नीचे 4 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, यानी 3 के पावर x, 1 के पावर x मतलब 1। अब ये 4 ये कट गया, 4 3 12 यानी 3 और 3 के पावर x, इसका मतलब कुछ नहीं। अब ये 3 के पावर 1 है, 3 3 कैंसिल, x मान कितना आ गया 1, यानी हमको x का मान मिल गया 1, यानी ऑर्डर आ गया 1 x का, मतलब कंसंट्रेशन एक ऑर्डर आ गया 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन रख दो, k था a के पावर 1 आ गया और b के पावर 0 आ गया। अब मैं कहूँ आपसे बताइए टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 0 यानी 1। देखा, ऐसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रहा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मेथड्स। अब ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप समझोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या रिएक्टिव में, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होता है। हम तब तक नहीं पता कर पाएंगे जब तक हम ये सब कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेट कांस्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डायरेक्ट आता है व्हाट इज रेट कांस्टेंट, और लड़के एक बार पढ़ेंगे तब लिखेंगे। देखिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान से देखिए। रेट कांस्टेंट क्या होता है, द कांस्टेंट विच डिफाइन, एक ऐसा कांस्टेंट जो डिफाइन होता है, डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इज डिफाइंड के। सुनिए, अगर कोई रिएक्शन ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है तो मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के पावर n। n आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी मैंने पढ़ा चुका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आपका, ठीक, और ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और ये आपका क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर इसको मैं हटाऊं तो आएगा कांस्टेंट k, और ये कंसंट्रेशन ये रेट, यानी ये क्या होता है भाई, द रिलेशन बताता है। जो रेट कांस्टेंट होता है ना, ये एक रिलेशन बताता है, किसके बीच में बताता है, ये कांस्टेंट रिलेशन, ये किसके बीच में बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में जो रिलेशन बताता है उसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। बहुत आसान डेफिनेशन है भाई एक रिलेशनशिप बताता है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन टर्म में, इसी को बोलते हैं अपन रेट कांस्टेंट। अब केवल यहां तक नहीं रुकता है रेट कांस्टेंट, सबसे बड़ी बात है कि इसमें एग्जाम में क्या क्या आता है। भाई हम कितना पढ़ लिए, कितना पढ़ रहे हैं, ये कोई उतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर ये करता है कि यार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, और उसमें से कौन है जो हर बार आता है, और ये कौन आ सकता है, ऐसा अनुमान लगाए, गेस लगाए, ठीक। तो देखिए इसमें से ये तो डेफिनेशन पूछता ही है, डेफिनेशन के साथ साथ इसका यूनिट पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो मैं अभी रेट कांस्टेंट का यूनिट बताऊंगा, और यूनिट बताने के बाद उसमें देगा जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, अगर यूपी बोर्ड में है तो सेकंड ऑर्डर पूछता है, और अगर सीबीएसई में तो फर्स्ट, जीरो और फर्स्ट। तो देखिए इसकी यूनिट कैसे पता करेंगे, तो पहले यूनिट कैसे पता करेंगे, देखिए आप सोचिए r इक्वल टू क्या आ गया, के a के पावर n, आप इसको नीचे ला दो तो r अपन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन a के पावर n इक्वल टू के। अब मुझे इसी का तो यूनिट चाहिए, अब इसका यूनिट चाहिए तो हम इसका यूनिट लिख देंगे, इसका यूनिट लिख देंगे, बस आ गया। तो कैसे लिखेंगे, तो भाई इसका यूनिट क्या होगा, आर का यूनिट मोल पर लीटर इनटू सेकंड, यही तो पढ़ाते हैं ना। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अभी तक कितना नंबर पे करा है, यही तो बताया, मोल पर लीटर इनटू सेकंड। और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका होगा मोल पर लीटर, और इसके ऊपर कितना n इक्वल टू के, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का मोल पर लीटर इनटू सेकंड होगा, और इसका होगा मोल पर लीटर के पावर n, क्योंकि n है। अब इसको हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, अभी नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मोल पर लीटर रख दीजिए, मोल पर लीटर इनटू सेकंड बाय इस, ये n इसके लिए और इसके लिए, तो मोल के पावर n और लीटर के पावर n इक्वल टू के, इसको फिक्स कर दीजिए। तो देखिए मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इंटू, इसको उल्टा कर दीजिए, लीटर का पावर n और मोल के पावर n इक्वल टू के। अब इन सभी वैल्यू को ऊपर लेके चले चलिए,
तो देखिए मोल लीटर एन तो है ही, तो यहाँ मोल लीटर के पावर एन इंटू लीटर के ऊपर लीजिए तो लीटर के पावर -1, सेकेंड के ऊपर सेकेंड के पावर -1, मोल के ऊपर तो मोल के पावर -n। भाई n है पावर में तो ऊपर जाएगा तो -n। अब मोल मोल एक पास, लीटर लीटर एक पास, सेकेंड एक पास, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मोल इंटू मोल के पावर -n। देखिए मोल और मोल के पावर -n और फिर इंटू लीटर के पावर n और लीटर के पावर -1, सेकेंड -1 इक्वल टू k। अब देखिए मोल के पावर यहाँ 1 है -1 है, तो इसको एक बार लिखेंगे 1 - n इंटू लीटर के पावर n-1, क्योंकि लीटर के सेम है तो n-1 और इंटू सेकेंड -1 इक्वल टू k। इतना भी लिख सकते हैं, या सेकेंड को नीचे ला दीजिए तो मोल 1 - n इंटू लीटर n-1 बाई सेकेंड k, इसकी यूनिट है, यानी k इक्वल टू मोल 1 - n लीटर n-1 बाई सेकेंड। ये यूनिट है आपका किसका, तो रेट कांस्टेंट का। अब कहेगा कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे बताएंगे, तो उसको बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि जीरो के लिए बताइए, मान लीजिए जीरो ऑर्डर पूछ लिया, कहा कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट बताइए, रेट कांस्टेंट यूनिट, तो कैसे बताएंगे, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगा, तो भाई कांस्टेंट यूनिट होता क्या, के मोल 1 - n इंटू लीटर n-1 बाई सेकेंड, यही तो है। अब जीरो बोला है तो n का मान क्या हो जाएगा, जीरो। भाई जीरो ऑर्डर के लिए n का मान क्या होगा, जीरो, तो जीरो यहाँ रख दीजिए, तो के मोल 1 - 0 लीटर 0-1 बाई सेकेंड। अब आप सोचिए 2 मिनट के लिए, के इक्वल टू मोल, तो मोल में बचेगा लीटर -1 हो जाएगा और सेकेंड रहेगा ही, लीटर को नीचे ला लीजिए। भाई मोल क्यों, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका मोल पर लीटर इंटू, ये रहा आपका यूनिट जीरो के लिए। फर्स्ट कहेगा तो यहाँ 1 रख दीजिए, सेकेंड कहेगा तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, बस, तो इसको लिख लीजिए। चलिए माय डियर, बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में हमें अगर ऑर्डर निकालना हो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रीजन, एलिमेंट्री जो आपका स्टेप रिएक्शन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो आपका रिएक्शन दिया होता है उसी रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में लिख देते हैं और उसी को जोड़ देते हैं, तो टोटल आपका ऑर्डर निकल जाता है। देखिए लिखा हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्शन कुड बी टेकन एज ऑर्डर। देखिए लिखा हूं, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑर्डर के फॉर्म में लिख के उसको ले लेते हैं, वही आपका ऑर्डर होता है। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन को छोड़ के चाहे जो भी रिएक्शन हो उसके लिए ऑर्डर हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेकर के हम ले लें, ठीक। तो देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन a + b = c बन रहा है, अगर मैं कहूँ तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये आपका एक सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली a की पावर 1 b की पावर 1, क्योंकि यहाँ 1 है कोएफिशिएंट। अब इसका ऑर्डर पूछूं मैं तो 1 + 1 कितना होगा, 2। अब एनसीईआरटी आप ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया है r = k करके, यहाँ पे दिया है a, यहाँ पे दिया है 2/3, यहाँ पे दिया है b, यहाँ पे दिया है 1। कहा कि इसका ऑर्डर बता दो। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप सोचिए कि इसका ऑर्डर निकालना हो तो ये 2/3 + 1 जोड़ देंगे, यानी 3 × 3 2 5/3, राइट। तो ये भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, इस तरह दिया रहेगा, कहेगा ऑर्डर बता दो। तो ये मत सोचना कि इसका ऑर्डर कैसे बताएं यार, इसका तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दिया नहीं है, ये सब कुछ नहीं, हर जगह नहीं, एलिमेंट्री कैसे है। अब देखिए मान लीजिए a + 2b = c दिया है, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली a की पावर 1 और b की पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 जोड़ दो 3, ऑर्डर कितना हो गया 3। तो ऐसे ही एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी पे आते हैं, ठीक। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया, उससे रिलेटेड के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक थे वो बता दिया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों का डिफरेंस बोर्ड में बहुत बार आता है, और अभी डिफरेंस लिखाऊंगा, और ये डेफिनेशन भी आता है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, ठीक। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज, क्या लिखा हूं, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्री स्टेप
जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के, वही होता है आपका मॉलिक्यूलरिटी। मतलब इसको सीधा समझिए कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट है टोटल, वही होता है आपका मॉलिक्यूलरिटी। जैसे यहाँ देखिए NH4NO2 N2 + 2H2O, पहले देखेंगे बैलेंस है ना, हाँ बैलेंस है, पहले बैलेंस। अगर ये पूरा बैलेंस कंडीशन है तो इस कंडीशन में देखेंगे रिएक्टेंट में ये कंपाउंड कितना मोल है, 1 मोल है, तो ये बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 1, यानी टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा रिएक्टेंट साइड, वही होती है मॉलिक्यूलरिटी। अब देखिए H2 + I2, अब यहाँ पे H2 1 मोल है, I2 1 मोल है, और यहाँ पे 2H। पहले देखो बैलेंस है ना, हाँ बैलेंस है, देखिए 2H 2H 2I 2I। अब यहाँ 1 स्टोइको, यहाँ 1, दोनों को जोड़ दो तो इससे बोलेंगे अपन मॉलिक्यूलरिटी कितना, 2, यानी जितना इधर मॉलिक्यूल होंगे नंबर ऑफ मोल में जो भी, वही अपन को ऐड कर देंगे, ठीक। स्टोइकियोमेट्रिक जो होगा रिएक्टेंट साइड, उसी को ऐड करेंगे, उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी। अब इसमें इसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ देखिए 2NO + O2, तो यहाँ पे O2 1 मोल है, NO 2 मोल है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 1 कितना हो गया, 3, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3। बहुत आसान है मॉलिक्यूलरिटी पता करना, यानी किसी भी रिएक्शन को देख के उसकी मॉलिक्यूलरिटी बताया जा सकता है, बट ऑर्डर नहीं बताया जा सकता। तो ये आपका मॉलिक्यूलरिटी रहा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख चुका हूँ, ऐसे ही आपको बोर्ड में लिखना है, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होते हैं, देखिए स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या आपका मॉलिक्यूलरिटी या आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, सोच भी नहीं सकते हैं, और ये तीनों एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। तो बता रहा हूँ स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है। देयर आर द सेवरल रिएक्शन, मतलब यहाँ बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं विच आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, although in reality they are bi-trimolecular. These reactions are called pseudo-molecular unimolecular reaction. यानी एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर हो, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, यानी यूनिमॉलिक्यूलर, डाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर, कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर फर्स्ट होनी चाहिए। तो इस टाइप के हम रिएक्शंस को बोलते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कितना इंपॉर्टेंट है भाई, कितना आसान है। तो देखिए एग्जाम्पल मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी ये एग्जाम्पल एमसीक्यूज में भी आ जाता है, और ये एग्जाम्पल आप रट लेंगे तो बहुत फायदा करेगा। एमसीक्यू में आएगा तो वहां भी कर लेंगे, और ये डेफिनेशन आएगा तो वहां भी कर लेंगे। अब देखिए CH3COO2H5OH को वाटर में डाल दिया है, H+ एसिडिक मीडियम, CH3COOH और एल्कोहल बन गया, ठीक। अब ये आप देख रहे हैं एस्टर, वाटर, एसिटिक एसिड और आपका एल्कोहल बना, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो यहाँ पे ये 1 मोल है और वाटर 1 मोल है, तो कितनी हो गई, 2। लेकिन ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट। बाय एक्सपेरिमेंटली देखा था इसका फर्स्ट ऑर्डर है, वाटर है ना इसके साथ, तो फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें देख लीजिए 1 1 2 मॉलिक्यूलरिटी, ठीक, लेकिन ऑर्डर कितना है इसका भी, फर्स्ट। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, जिसकी ऑर्डर 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी 2, तो डाई ट्राई मॉलिक्यूलर अगर हो तो वो सब आएंगे आपका स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में, राइट। फिर नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना इंपॉर्टेंट है, सोच भी नहीं सकते हैं, बोर्ड में हर साल आता है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, अब डिपेंड करता है कि किसके कौन सा आपका, जिस मान लीजिए सेट कौन सा है पेपर का, इस पे डिपेंड करेगा किस टाइप का सेट फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक, लेकिन आता हर साल है। अब देखिए डिफरेंस आपका, अच्छा चाहे यूपी की बात करूँ सीबीएसई, दोनों में आता है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंस क्या है। जो आपका मॉलिक्यूलरिटी था ना भाई, आपका वो मॉलिक्यूलरिटी क्या, 0 नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मैं यही बता रहा था कि अगर A + B रिएक्शन हो रहा है, C बन रहा है, तो इसके आगे वाला ऐड करते हैं तो निगेटिव कहाँ होगा, ये आपका निगेटिव कहाँ होगा बताइए, ना निगेटिव होगा ना फ्रैक्शनल कहाँ होगा आपका ये, और आपका 0 भी नहीं होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं इसमें कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, ना ही आपका 0 हो सकता है, ना ही फ्रैक्शनल हो सकता है, ना निगेटिव हो सकता है, राइट। ऑर्डर क्या होता है, वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 हो सकता है, अभी लाया था ना y = 0, फ्रैक्शनल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हम रिएक्शन को देख के बता पाएंगे कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, जबकि वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको एक्सपेरिमेंट करके डिटरमाइन करना होगा, कि मैंने किया भी था।
इसमें थर्ड देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब यही बोल रहा है ना कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन A+2B इक्वल टू आपका बन रहा है C, अब बन रहा है तो इसमें आपको मॉलिक्यूलरिटी पता करना है। तो मॉलिक्यूलरिटी इसका 1, देखिए लिखा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1, तो 1 प्लस यहाँ B2, तो यहाँ 2 2 1 कितना हो गया 3, यानी मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गई 3। तो ये बता रहा है। ठीक, इस रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बी है, वही आपका मॉलिक्यूलरिटी है। जबकि इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव्स रिएक्शन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन, मतलब ये बता रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर कोई रिएक्शन है उसमें कंसंट्रेशन हमको पता है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन पता है हमको, ठीक, तब हम उसकी ऑर्डर पता कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ये बता रहा है। तो इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट चलिए अब बात करते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये कोलिजन थ्योरी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ये भी आता है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या होता है, कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए सबसे पहला कोलिजन थ्योरी बोलता है कि प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यू टू कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कोलिजन थ्योरी का पहला पॉइंट बोलता है कि प्रोडक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक दो मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड ना हो, कोलिजन ना करें, टकराए नहीं। जब तक दो मॉलिक्यूल एक साथ नहीं टकराएंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यू टू, यानी प्रोडक्ट बनता है किसके कारण, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोलिजन होता है, टकराव होता है, तब बनता है। ठीक, तो ये बता रहा है, जैसे एग्जांपल A+B, ये भी बना, ये दोनों टक्कर किए, कोलिजन किए, तब बना ये बना। ठीक, अब देखिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये रहा कोलिजन थ्योरी का पहला। सेकेंड क्या बोला थ्योरी में, इफेक्टिव कोलिजन के बारे में बताया। इसने कहा कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो इफेक्टिव कोलिजन होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट बनने के लिए। यानी एक ऐसा कोलिजन जिस कोलिजन पे प्रोडक्ट बन जाए उस कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। यानी एक ऐसा कोलिजन, टक्कर, जिस टक्कर के बाद, सभी टक्करों के बाद प्रोडक्ट नहीं बनता, कुछ ऐसे टक्कर होते हैं जिसके बाद प्रोडक्ट बनता है, और कुछ टक्कर ऐसे होते हैं जिसके बाद प्रोडक्ट बनता ही नहीं। अब वो दोनों बताने जा रहा हूं। यार अच्छे, विच टेक्स प्लेस इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये वर्ड दोनों क्या बता रहा है सुनिए। अगर ए बी से रिएक्शन किया तो बनाया A2 + B, लेकिन ये रिएक्शन कब बना, मतलब ये दोनों टक्कर किए तो कैसे टक्कर करेंगे तो बनेगा, और कैसे टक्कर करेंगे तो नहीं बनेगा। अब देखिए ए बी से टक्कर किया तो ये ए और ए दोनों आमने सामने हैं, दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, आमने सामने हैं। तो अगर ये टक्कर करेंगे तो ये A2 बना देगा और यहाँ B हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन में चेंज कर दो, B को इधर कर दूं, A को इधर कर दूं, तो जब मैं कर दूंगा ना BA कर दूंगा, तब ये इसके साथ टक्कर तो करेगा लेकिन नो प्रोडक्ट फाउंड, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो दे रहा कंडीशन, जहाँ पे ये सेम था और यहाँ पे आपका टक्कर हो रहा था, तो इसको हम प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलते हैं। यानी सेम डायरेक्शन में दोनों है, ए और ए, इसलिए प्रोडक्ट बना। अदरवाइज यहाँ पे क्यों नहीं बना, नहीं बना क्योंकि यहाँ प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था। तो ये 2 पॉइंट लिखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताना। देखिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड में आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये भी बोर्ड में पूछ लेता है व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखिए क्या होता है, इट इज मिनिमम एनर्जी। यह एक मिनिमम एनर्जी होती है, एनर्जी एट विच रिएक्शन स्टार्ट। यह एक ऐसा एनर्जी होती है जिस एनर्जी पे कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है। यानी एक ऐसा मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी पे कोई रिएक्शन स्टार्ट हो, उसे हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएगा चौथा पॉइंट, इसी का कोलिजन थ्योरी का चौथा पॉइंट। इफेक्टिव था, थ्रेशोल्ड हो गया। अब आते हैं आपका ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, तो आप जानते हैं दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो कोलिजन करेंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सभी कोलिजन के बाद प्रोडक्ट नहीं बनता है, जहां प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराते हैं तब बनता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे है आपका ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। मान लीजिए कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दोनों प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हैं और दोनों टक्कर कर रहे हैं। तो पहले इसके साथ ये वाला मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहा होगा, तो इसको फॉर्मेशन बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो बॉन्ड ब्रेक बोलेंगे। और अभी ये ब्रेक हो रहा होगा, ये फॉर्मेशन कर रहा होगा, उसी स्टेट को, जिस स्टेट पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस स्टेट को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
अब मॉलिक्यूल एट ट्रांजिशन स्टेट इज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, उस स्टेट पे, ट्रांजिशन स्टेट पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल एक्टिव है, ठीक, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? तो व्हेन एग्जिस्टिंग बॉन्ड आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन, यानी जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुए हैं, एंड न्यू बॉन्ड आर नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड, और नया बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब अभी प्रोसेस चल ही रहा है, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी इट कैन बी आइसोलेटेड। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5। इसमें ग्राफ है आपका, ठीक है। अब आपका जो अभी बताया कोलिजन थ्योरी, इसमें ग्राफ क्या है? देखिए, ये आपका एनर्जी है, पूरा एनर्जी लेवल, ये आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी टाइम। आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं आप, ये मैं ले रहा हूँ क्या? ईपी, प्रोडक्ट के लिए एनर्जी। ये आप देख रहे हैं ईआर, ये आपका रिएक्टेंट एनर्जी है। आप सोचिए, रिएक्टेंट में ए था, ए प्लस बी था, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो रहा था, और ये एक साथ कोलाइड भी कर रहे थे। ये जब कोलाइड करेंगे, सिंपल फंडा है, ये जाके क्या हो रहा होगा? बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, फॉर्म यहाँ ब्रेक। तो इसी स्टेट को हम बोलते हैं कौन सा? ट्रांजिशन स्टेट। और इसमें जो मॉलिक्यूल है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट पे आएंगे, फिर यहाँ ब्रेक होगा, फॉर्म होगा और प्रोडक्ट बनेगा, और फिर ये आप जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इधर प्रोडक्ट बना लेंगे। अब ए के साथ फॉर्म करके A2 बना लिया, B हो गया अलग, प्रोडक्ट बन गया। तो ये बना जो प्रोडक्ट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये पूरी डिस्टेंस ये आपका एनर्जी शो कर रहा है, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी, इनके बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो गैप देख रहे हैं डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच क्या है? चेंज इन हीट, ठीक, हीट, चेंज इन हीट है। अब देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने कहा ये पूरा आपका ये है एक्टिवेशन एनर्जी। होता क्या है? बोर्ड में हर साल आता है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। तो इट इज अ मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट रिएक्शन इज स्टार्ट, यानी एक ऐसा मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी को रिएक्टेंट में सप्लाई करने पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगता है, यानी रिएक्टेंट रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। फिर बोल रहा हूं कि एक ऐसा मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी को रिएक्टेंट वाले मॉलिक्यूल को सप्लाई करने पे, देने पे उनके मॉलिक्यूल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इट इज अ मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट रिएक्शन इज स्टार्ट, जिसके कारण रिएक्शन क्या होने लगता है? स्टार्ट होने लगता है, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको इतना आपको लिखना होगा, बोर्ड में एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा, ये सब अगर पूछी तो लिखेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब देखिए, अगर डेल्टा ई या डेल्टा एच का मान मैं देखूं तो चेंज इन प्रोडक्ट मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल प्रोडक्ट माइनस ई आर। अगर मैं आपसे कहूं कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो सिंपल फंडा है डेल्टा एच कैसा आएगा? निगेटिव। और अगर डेल्टा एच का मान निगेटिव आ रहा है, यानी चेंज इन एनर्जी निगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आता तो ये कौन सा होता है? एंडोथर्मिक होता है, और ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक, तो लिख लीजिए फिर नेक्स्ट।